स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बायनॉमियल चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट लेंगे। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टूडेंट्स, वो 4 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज्ड है। तो कैसे कैसे हम प्रैक्टिकली बायनॉमियल को अप्लाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बायनॉमियल का फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, उसके यूजेज के ऊपर बेस्ड हैं हमारे क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन इज़ कि कैसे हमने एन पी क्यू जो भी कॉन्स्टेंट्स थे बायनॉमियल के, ठीक है, उनको एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे निकालना है। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कंप्यूट करनी है जब आपको एन पी क्यू गिवन है। और लास्ट इज़ फिटिंग ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, वन बाय वन करके सभी की एप्लीकेशन सारी की सारी हम डिस्कस आउट करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। बच्चे, जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो कैसे गिवन है, दैट इज़ एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स और पी की पावर एक्स, ठीक है। तो इस फार्मूला के ऊपर क्या है वो बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो मैं आपको कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट एक एक्सरसाइज के करवा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको बायनॉमियल का फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आपका बर्नौली थ्योरम की तरह ही है, बस इसके अंदर जैसे उसके अंदर NCR होता था, मतलब कि जितने नंबर ऑफ सक्सेसेस हमें चाहिए उसमें R से डिनोट होता था, इसमें किस से डिनोट है, X से। बाकी सारा कुछ बर्नौलीज थ्योरम की तरह ही है। तो देखिए, कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम, मतलब कॉइन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमारी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ अ फेयर कॉइन इज टॉस थ्राइस। आपने कॉइन को 3 बार थ्रो किया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं और एट द मोस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। तो बच्चे, अगर मैं एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात करूँ, दैट मीन्स आपको 3 बार आपने कॉइन को उछाला तो उसमें से एग्जैक्टली आपके पास 2 हेड्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स डायरेक्टली आपसे 2 हेड्स ही पूछा है। अब हेड को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1/2, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और अगर क्यू की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 1/2, दैट विल गिव्स यू 1/2। तो यहाँ से बच्चे आपका जो P है वो भी 1/2 है और आपका जो Q है वो भी 1/2 है, ठीक है। Q और P दोनों ही 1/2 हैं। अब N जो है वो हमारा 3 है और हमें बच्चे चाहिए कितना, जो हमारा X है वो कितना है, फर्स्ट पार्ट में 2। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला NCX, दैट मीन्स 3C2। Q की प्रोबेबिलिटी, Q क्या है, 1/2, और माइनस क्या करोगे, n माइनस एक्स, दैट मीन्स 3/2, दैट विल गिव्स यू 1। और p क्या है, 1/2 और होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, 2 हेड्स की पूछी है तो 3/2 तो वो आ गया, ये q हो गया यहाँ पर, और प्रॉबिलिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/8। क्लियर हो गया। अब उन्होंने पूछा है एटलीस्ट 2 हेड्स। बच्चे, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 2 हेड्स, जब भी एटलीस्ट वाला केस है तो उससे पहले वाले जितने भी हैं वो 1 से माइनस कर दो, तो हमारे पास वो सारे केसेस बच जाएंगे जो हमें चाहिए। एटलीस्ट 2 पूछा है तो इसका मतलब हमें 0 और 1 नहीं चाहिए। तो अगर मैं 1 में से 0 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी भी माइनस करूं और साथ में प्रोबेबिलिटी 1 आने की भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे ना 0 चाहिए ना 1 चाहिए। क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो वो सारे केसेस बच जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में बच्चे या तो वो तरीका था कि 1 में से 0 और 1 के आने की माइनस कर दो, या दूसरी चीज़ क्या थी, अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ़ सक्सेसेस मतलब नंबर ऑफ़, जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, 3 ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो 3 ट्रायल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर 10 ट्रायल्स होते तो उस केस में 1 में से 0 और 1 को माइनस करना ज़्यादा बेटर रहता। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरा तरीका भी यूज़ किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है
एटलीस्ट 2 हेड्स पूछा ना, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे बच्चे, 3 थे, तो 3 में से एटलीस्ट 2 पूछे, इसका मतलब 2 भी आ जाएंगे और उसके अंदर वो केस कौन सा आ जाता है कि तीनों के तीनों हेड्स ही आ जाएं। तो आप ये वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब बुक के अंदर इसमें इन्होंने किया है एटलीस्ट 2 हेड्स में 2 हेड्स भी आ जाएँ और 3 हेड्स भी आ सकते हैं, तो 2 हेड और 3 हेड की निकाल के दोनों को प्लस कर दिया है। एट मोस्ट 2 हेड्स बच्चे, एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब मैक्स टू मैक्स हमें कितने चाहिए, 2 हेड्स चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 0 हेड भी चाहिए, 1 हेड भी चाहिए और 2 हेड भी चाहिए। या तो बच्चे आप क्या कीजिए कि तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के, 0 हेड की भी एट मोस्ट 2 पूछा है ना, मैक्सिमम 2 पूछा है, तो आप क्या कीजिए 0 हेड की भी, 1 हेड की भी, 2 हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल के, तीनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल के उसको ऐड कर दीजिए। या तो ये चीज़ है, या आप क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट में प्रोबेबिलिटी की तीनों, एट मैक्सिमम 2 हेड्स पूछे हैं ना उन्होंने कि 2 हेड्स आएँ, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3 है, तो आप एक दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो कि 2 हेड्स तक वाला तो पता ही है कि आपको उतना चाहिए, जो नहीं चाहिए वो 1 में से माइनस कर दो। नहीं, क्या नहीं चाहिए आपको कि 3 हेड्स ना आए, 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, क्योंकि एट दी मोस्ट 2 बोला है ना, एट मोस्ट 2 बोला, तो मैक्स टू मैक्स 2 हेड्स तक आ जाए। 3 जो हमें चीज़ नहीं चाहिए वो 1 में से माइनस कर दो। वो चीज़ क्या नहीं चाहिए, 3 हेड्स, तो 1 में से 3 हेड्स के आने की प्रॉबिलिटी माइनस कर दो, तो 7/8 आएगा। या आप इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तीनों की प्रॉबिलिटी निकाल के, 0 हेड की भी निकाल के, 1 हेड की भी निकाल के और 2 हेड की भी निकाल के, तीनों को ऐड कर दो, वो भी 7/8 ही आएगा। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए। सपोज अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैज़ टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 20 कैंडिडेट्स। एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनको एक कमेटी बनानी है 5 बंदों की, 20 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 12 टीचर्स हैं और 8 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने कमेटी के मेंबर को रेंडमली सिलेक्ट किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स आर स्टूडेंट्स। बच्चे 5 बंदों की कमेटी है, पहले तो ध्यान दीजिए, 5 बंदों की कमेटी है, 1 2 3 4 5, और बच्चे ये ध्यान से देखिए कि मेजॉरिटी कब होएगी। मेजॉरिटी उन्होंने बोला कि आपने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आप निकाल के बताइए कि मेजॉरिटी जो है वो क्या हो कमेटी मेंबर्स की, स्टूडेंट्स की हो। अगर मैं 5 का हाफ देखूँ, 5 का 50% क्या होता है, 2.5 होता है, तो मेजॉरिटी के लिए मोर देन 50% होना चाहिए, ये चीज़ आप सभी को मालूम है। दैट मीन्स कि कितने, अब 2.5 बच्चे, अब 2.25 बच्चे भी नहीं हो सकते। कभी भी हम ह्यूमन बींग्स को काट कर आधा आधा ऐसे काउंट नहीं करते, पूरा का पूरा ह्यूमन बींग काउंट होता है। तो कमेटी में अगर स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी चाहिए तो मोर देन 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए, दैट मीन्स 3 स्टूडेंट हो सकते हैं, 4 स्टूडेंट हो सकते हैं और 5 स्टूडेंट हो सकते हैं। तब कमेटी में स्टूडेंट्स की क्या आएगी, मेजॉरिटी आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम 3 सक्सेसेस भी लेंगे, 4 सक्सेसेस भी लेंगे और 5 सक्सेसेस भी लेंगे। तीनों की निकाल के आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट की, उन्होंने बोला था 12 टीचर्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, 20 मेंबर्स में से 5 बंदों की कमेटी बननी है जिसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ उन्होंने, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये पूछा है। अब बच्चे स्टूडेंट के आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 8/20, क्योंकि टोटल कितने हैं, 20 हैं लोग और स्टूडेंट्स कितने हैं, 8, तो 2/5, और क्यू दैट मीन स्टूडेंट के ना आने की प्रॉबिलिटी 1 - 2/5 दैट इज़ 3/5। बाकी आपने क्या करना है, मेजॉरिटी के लिए 3 सक्सेसेस भी लेने हैं, 4 स्टूडेंट्स भी लेने हैं और 5 स्टूडेंट्स भी लेने हैं, और तीनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी होगी वो होगी 0.31744। ठीक है, नाउ कम टू इलास्ट्रेशन 3। आप देखिए इलास्ट्रेशन 3 में क्या बताया गया है कि 8 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने 8 कॉइन्स को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। 6 हेड्स कम से कम आए, टोटल कितने हैं बच्चे, 8। ठीक है, पहले तो हेड के आने की प्रॉबिलिटी देख लेते हैं कितनी होती है, 1/2, उसके ना आने की प्रॉबिलिटी भी 1/2, और n कितना आएगा, 8। दैट मीन्स कॉइन्स को कितनी बार उछाला, 8 बार उछाला। यहाँ तक क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कम से कम 6 तो हेड आए, हमने कॉइन्स कितने उछाले, 8 बार कॉइन्स को उछाला, कम से कम 6 आए,
7 भी हो सकते, कम से कम 6 बोला ना, इसका मतलब 6 से पहले वाले तो नहीं आने चाहिए। और हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स 0 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए, 3 भी नहीं आना चाहिए, 4 भी नहीं आना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। 6 उन्होंने 6 से शुरू किया, तो 6 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक है, 8 तक। तो आप क्या करेंगे, 6 की प्रॉबिलिटी भी, 7 की प्रॉबिलिटी भी, 8 की भी निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। या तो ये चीज़ थी कि डायरेक्टली ऐड कर दो, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती थी कि 1 में से 0 की निकाल लो पहले, फिर 1 की निकाल लो, फिर 2 की निकाल लो, जो चीज़ नहीं चाहिए वो 1 में से माइनस कर दो, तो भी आपका आंसर 37/2 56 आता। 4 की भी माइनस, 5 की भी, मतलब कि ये पहले तो आप 5 इनकी निकालते 6 टाइम्स, 0 की निकालते, 1 की निकालते, 2 की निकालते, 3 की निकालते, 4 की निकालते, 5 की निकालते, ऐड करते, फिर 1 में से माइनस करते। तो ये ज़्यादा लंबा बनता क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा हैं, 8 बार कॉइन्स टॉस किए थे। इसलिए ईजी मेथड, ईजी वर्जन यही कहता है कि 6, 7 और 8 की निकाल के आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज़ 1/5। प्रोबेबिलिटी की जो बॉम्ब है वो टारगेट को क्या कर दे, हिट कर दे, वो है 1/5। 2 बॉम्ब्स क्या हैं, इनफ है कि अगर एक ब्रिज को हमने क्या, एक ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए 2 बम्ब काफ़ी हैं। इफ़ 6 बॉम्ब्स आर फायर्ड एट द ब्रिज, एक ब्रिज है उसको फोड़ने के लिए 6 बॉम्ब उसके ऊपर हमने मारे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज़ डिस्ट्रॉयड, आपने ये बताना है कि जो ब्रिज है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लाइन से अगर हम मीनिंग निकालें तो वो ये कहता है कि मिनिमम ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बम तो चाहिए, 2 से कम में ब्रिज नहीं डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। कम से कम 2 बॉम्ब्स आर इनफ, 2 बॉम्ब्स चाहिए, क्योंकि 1 बॉम्ब से क्या होगा, चांस पूरा नहीं है, डिस्ट्रॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मिनिमम 2 बॉम्ब्स तो चाहिए, तब वो फुली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। हमने 6 बॉम्ब दागे, तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि प्रॉबिलिटी बताइए कि जो बॉम्ब है, दैट मीन्स जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो पहले तो बच्चे, जो बॉम्ब को टारगेट के हिट करने की प्रॉबिलिटी क्या है, 1/5, उसके ना हिट करने की प्रॉबिलिटी 4/5। हमारे पास n 6 बार बॉम्ब को गिराया गया, उन्होंने बोला है कि आपको ये प्रॉबिलिटी बतानी है कि जो ब्रिज है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके लिए बच्चे डिस्ट्रॉय कैसे होगा, या तो उसके ऊपर मिनिमम 2 बम, मतलब कि एक तरह से ये क्या हो गया, एटलीस्ट 2 बॉम्ब्स बोलने हैं उन्होंने कि चाहिए होंगे ब्रिज को ख़त्म करने के लिए। और टोटल कितने बॉम्ब गिराए हैं, 6 गिराए हैं। वो कह रहे कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, आप ये प्रॉबिलिटी बताओ कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ब्रिज तभी डिस्ट्रॉय हुआ होगा जब मिनिमम 2 बम गिरे होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 से भी वो गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है, 5 से भी वो गिर सकता है, और 6 से भी गिर सकता है। या तो तरीका है कि 2 की निकालो, 3 की निकालो, 4 की निकालो, 5 की निकालो, अलग से 6 की निकालो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें बच्चे थोड़ा सा लंबा हो जाएंगी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको 5 स्टेप्स के ऊपर प्रॉबिलिटी निकालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका एटलीस्ट वाला मैंने आपको बताया कि जो चीज़ नहीं चाहिए ना उसको 1 में से माइनस कर दो। हमें क्या नहीं चाहिए, या तो 0 बॉम्ब टारगेट को हिट नहीं किया होगा, या तो ये केस बनता है कि उसने ब्रिज को हिट ही ना किया हो, ठीक है, तो भी ब्रिज ना डिस्ट्रॉय हुआ हो, या वो एक ही बॉम्ब गिरा हो, एक ना गिरा हो, ठीक है, एक गिर गया हो, एक ना गिरा हो, तो भी ब्रिज नहीं डिस्ट्रॉय हुआ होगा। तो 1 में से 0 और 1 बॉम्ब गिरने की प्रॉबिलिटी माइनस कर दो, तो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर यही किया है कि 1 में से जो 0 है और 1 की प्रॉबिलिटी को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी आएगी वो आएगी 0.345। क्लियर हो गया बच्चे? मैं कैलकुलेशंस डीपली नहीं करवा रही, क्योंकि आई थिंक आपको ये कैलकुलेशंस क्लियर हैं और बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। नेक्स्ट जो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, वो है कि एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन था जिसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हुए थे। आपको प्रोबेबिलिटी एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और उसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हुए थे। प्रोबेबिलिटी सेकंड और थर्ड सक्सेस की कितनी है, 0.24576 और 0.8192। आपको पैरामीटर जो p है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पर देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो है n दिया हुआ है, सेकंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है, थर्ड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करूँ, मेरे को यहाँ पर p को फाइंड आउट करना है, तो अगर बच्चे मैं यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NC(x) Q n-x इंटू पी होल पावर x। अगर मैं 2 ट्रायल्स की बात करूँ तो बच्चे 2 ट्रायल्स के केस में हमारा क्या आएगा 6C2 Q 6 - 2 दैट इज़ 4 और p की होल पावर 2। और q हमें पता क्या होता है 1 - p, किसी चीज़ के ना होने की प्रॉबिलिटी क्या होती है, जो 1 में से उस चीज़ के होने की प्रॉबिलिटी को माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू पुट की, q की वैल्यू पुट की बच्चे यहाँ पर 1 - p, तो होल पावर 4 होगी और p का स्क्वायर है ही है क्योंकि p हमें पता नहीं है। अब सारा क्वेश्चन p की फॉर्म में हो गया, इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। नंबर 2 में थर्ड सक्सेस की दी हुई है, तो थर्ड सक्सेस के अकॉर्डिंगली सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करें, q की जगह 1 - p करें, और ये हमें वैल्यू भी गिवन थी कि थर्ड सक्सेस की प्रॉबिलिटी इतनी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म था इसको सेकंड नंबर दे देंगे और ऊपर वाले को दिया था जो हमारा 2 सक्सेसेस वाले को 1। अब फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो बच्चे इधर से 6C2 की वैल्यू आएगी हमारी 15 और इधर से 6C3 की वैल्यू आएगी हमारी 20। यहाँ तक वैल्यूज़ क्लियर होगी 15 और 20। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको 0.24576 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0.8192 के 8192 से, तो आपका आंसर आएगा 3। इधर देखिए 1 - p की होल पावर 4, इधर p का स्क्वायर, इधर 1 - p का होल क्यूब, इधर p का क्यूब। अब इधर से देखो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, कटिंग की, 15 और 20 को जब कट किया तो ये बन गए 3 और 4। अब देखो ऊपर है 1 - p का होल पावर 4 और नीचे है 1 - p का होल क्यूब। बच्चे आपको पता है ये दोनों, इसके दोनों के बेसिस सेम और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती हैं। आपको मालूम है ये चीज़, तो यहाँ पर ऊपर और ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, तो इसके 4 में से ये 3 तो कट गया, तो बचा क्या 1 - p का होल पावर। और ऊपर देखो, ऊपर साथ में था p स्क्वायर और नीचे था p क्यूब। बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके पास 3 पावर है। तो अब ये दोनों के, इसका भी बेस सेम है, इसका भी सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो नीचे बच जाएगा p, ऊपर बचेगा 1 - p। बच्चे इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15p = 3। p की वैल्यू क्या आएगी 3/15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1/5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। क्लियर हो गया बच्चे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1। मैंने उसके कुछ एक इलास्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस आउट किए हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो जो रिमेनिंग हमारी 2 एक्सरसाइज रह गई हैं इस चैप्टर की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर। थैंक यू।